ये दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम सभी सांतत्यता और अवकलनीयता पर होने वाले एग्जामिनेशन में आने वाला प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछेगा ही पूछेगा। और मान लो कि नहीं भी पूछता है तो भी उस टाइप का जरूर पूछेगा। एक टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि सांतत्यता और अवकलनीयता थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। इसी में आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती है। पहला पहला ये कंटिन्यूटी है ना, सांतत्यता क्या होता है। दूसरा पढ़ना होता है आपको डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी यानी क्या, अवकलनीयता, कि कोई भी फलन अवकलनीय है कि नहीं है। और बाबू एक बात और जानना कि अगर फलन अवकलनीय होगा तभी उसका अवकलन होगा, है ना। नहीं समझे? वैसे बात एकदम इक्वल, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम एक ही तरह बता रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो समझोगे कि कोई भी फलन अवकलनीय होगा तभी उस फलन का अवकलन होगा। ठीक है, तो वो अवकलनीय दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग अवकलनीयता की जांच करते हैं, और उसके बाद यदि कोई भी फलन अगर अवकलनीयता के नियमों कानून पर फॉलो कर जाता है, लागू कर जाता है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा अब लागू कर गया, अब इस फलन का हम लोग d/dx निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? d/dx निकाल सकते हैं। तो ये d/dx निकालना सीखना पड़ेगा। तो हम लोग 3 चीजें सीखेंगे। पहली बात तो सांतत्यता, दूसरी बात अवकलनीयता, और तीसरी बात हम लोग करेंगे कि अगर फलन अवकलनीय है तो उसका अवकलन क्या होगा, है ना। तो बाबू अवकलन होता क्या है? किसी भी फंक्शन को, बड़े से बड़े फंक्शन को, एक वर्ड में समझना, बड़े से बड़े, जैसे हम कहते हैं कि बड़ा से बड़ा घर को, ठीक है, ये जो बहुत बड़ा घर मान लो है ना, तो इस घर को एकदम छोटा छोटा पार्ट में टुकड़ू टुकड़ी कर देना, एकदम टुकड़ा टुकड़ा, समझ रहे हो, बुकनी बुकनी कर देना, यही होता है अवकलन। समझे? पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर देना, एक एक पार्ट अलग अलग कर देना कहलाता है अवकलन। यदि हम इस घर का d/dx कर दें तो इस घर का केवल एक ईंट मिलेगा जिसपे जो भी मन करे वो लिखा होगा, है ना। बातें समझ में आई? तो इसी को कहते हैं अवकलन, किसी भी बड़े से बड़े फंक्शन का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, है ना। तो अब चलो इसी अवकलन के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, ये है ना, सबसे पहले यही है कंटिन्यूटी, सांतत्यता क्या होता है। ठीक है, तो भाई सांतत्यता के बारे में जानते हैं। अब क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप में से कोई भी इन सारी चीजों को अभी तक नहीं पढ़ा होगा, किसी के लिए भी ये चीजें नहीं होंगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। सभी के लिए ये सारी चीजें इतनी पुरानी हो गई होंगी, जैसे बहुत पुरानी, है ना, कह सकते हैं बहुत पुरानी हो गई होंगी। उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा करना क्या है कि जो आप सभी पढ़ लिए हो, चाहे पढ़ रहे हो या फिर नहीं भी पढ़े हो, मान लेते हैं कि कोई ऐसा अपवाद मिल गया लड़का जो पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर जो इस साल पेपर देने वाला है, इस टाइम पे आप सभी ने अवकलन, समाकलन, अवकल समीकरण, ये सारी चीजें, मतलब पूरा का पूरा कैलकुलस पढ़ चुके होंगे। बस हमको रिफ्रेश करना है कैलकुलस, ठीक है। हमको क्या करना है? रिफ्रेश, जैसे रिफ्रेश मारते हैं ना कंप्यूटर में, राइट बटन दबा के तीसरे नंबर पे, वही काम करना है। क्लियर? चलो भाई, तो अब ये हम कैलकुलस लिख रहे हैं। एक बात और जानना कि ये कैलकुलस का पोर्शन तुम लोग मैथमेटिक्स में जरूर तैयार करो, बहुत अच्छे से तैयार करो। मान लो कि अगर आप कैलकुलस तैयार कर लेते हो, इस कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक यही होगा, चैप्टर होगा। कैलकुलस के बाद आपके पास के क्या बचता है तो जानते हो, केवल एक रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। दूसरा क्या बचता है? ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तीसरा क्या बचता है? ये तो इसको अभी रहने दो, ड्रॉप करो। तीसरा ड्रॉप करो, चौथा ड्रॉप करो, पांचवा ड्रॉप करो, छठवां ड्रॉप करो, सातवां ड्रॉप करो, सातवां मत करो, छठा बस करो, है ना। ये चारों के बारे में जानो क्या होता है अभी चारों। तो ये जो तीसरा है ये है। चौथे में आओगे तो अनुप्रयोग आएगा, वो भी कैलकुलस का ही हिस्सा है। पांचवें में जाओगे समाकलन आएगा, कैलकुलस का हिस्सा है। छठे में जाओगे समाकलन का अनुप्रयोग आएगा, कैलकुलस का हिस्सा है। सातवें में जाओगे आपको क्या मिलेगा? अवकल समीकरण, वो भी कैलकुलस का हिस्सा है। तो ये जो 5 टॉपिक आपको बता रहे हैं,
सॉरी ये तीसरे से नहीं है, ये 5वें नंबर से है। चैप्टर में देखोगे तो 5वें नंबर से है। बीच में बच जाता है एक आव्यूह, आपका आव्यूह एंड शारीरिक, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर तो ये ले लेता है, मतलब चौथा पांचवा ये ले लेता है। छठी से रहता है ये, है ना, आई थिंक ये है तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और बस। तो इतने पूरा पोर्शन आपको कैलकुलस में मिलते हैं। बस अगर इसको भी तैयार कर लेते हो और नीचे भी छोड़ देते हो सारा, कोई जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां 4 चैप्टर नीचे बचते हैं ना, सदिश विश्लेषण। 11 क्या बचता है, त्रिविमीय ज्यामिति। 12 अपना क्या बचता है, लीनियर प्रोग्रामिंग। और 13 प्रायिकता, इसको जरूर पढ़ना थोड़ा सा। तो हम केवल और केवल बस इस पे अगर फोकस करें तो हमारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, समझे। और आपका जो आने वाला पेपर है उसमें से 100 में से 45 से लेके 50 नंबर तक का क्वेश्चन यही देगा, ठीक है। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये 13 चैप्टर में से केवल 5 तैयार कर लेते हो बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से, तो 50% मार्क्स तो डन है कि नहीं डन। तो इसी बात को ध्यान देना और उसी पर जो है इसमें से ज़्यादा समय भी नहीं देना है, थोड़ा कम समय देके, लेकिन हाँ बढ़िया से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है ना, क्योंकि नंबर उठाना, वो देखो नंबर सॉलिड नंबर देता है ये, पहली बात कि एकदम सॉलिड देगा। ये जो इधर 10वां 11वां है ना, बड़ा फंसाते हैं, सारे बच्चे डरते हैं सदिश विश्लेषण और त्रिविमीय ज्यामिति से। तो अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, इस पे फोकस करो। क्लियर है ना। चलो भाई, तो हम लोग बातें कर रहे हैं इसका, तो इसमें हम लोग आज क्या जानेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया एकदम शानदार, है ना। और साथ ही साथ डेफिनेशन, एग्जाम्पल और क्या भी फॉर्मूला, है ना। इन 5 चीजों के बारे में हमको समझना है। तो भाई पहली चीज अपनी है ये सातत्यता। ये होता क्या है ना, सातत्यता होता क्या है। तो अगर एक क्या बोल रहे हैं, सिंपल वे में जाने तो अगर मान लो ये पेन चलाना स्टार्ट किए, कई बार बताएं, ये पेन अगर न रुके, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, रुक भी जाए, देखो यहाँ रोक दिए पेन, रुका है ना, रुकने के बाद फिर यहीं से चल जाए, तो ये फलन सातत्य कहलाता है। और वही चलता जाए चलता जाए चलता जाए, फिर यहाँ रुक जाए, लेकिन रुकने के बाद यहाँ से चलता जाए, तो ये फलन सातत्य नहीं होता है। मतलब यही चीज चेक करना होता है, क्या कहीं पेन उठा तो नहीं है, सातत्यता में पेन कहीं उठा तो नहीं है। अगर उठ गया है तो फलन सातत्य नहीं है। और उस उठने के लिए क्या करते हैं भाई, नहीं उठने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लंबा लाइन खींच देते हैं, खींचने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, ये छोटा सा टुकड़ा, है ना। इस छोटे से टुकड़े की दूरी जानते हो कितना होता है, यहां पर x होना चाहिए, जिसपे हमको चेक करना है कि फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। जितना आगे जा रहे हो, जानते हो कितना आगे जाते हैं, h, और पीछे कितना आते हैं, h, बहुत हल्का h पीछे आते हैं, जो कि 0 को टेंड कराता है। इतना कम पीछे आते हैं कि मतलब समझ लो कि हमारी खुली आंखों से देख भी नहीं सकता, जैसे अमीबा नहीं दिखता है ना, वैसे ये भी नहीं दिखता है h, समझे। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ता है, इसमें भी लगाना पड़ता होगा, है ना। क्योंकि किसी भी फलन को अगर हमें कंटिन्यूअस चेक करना होता है तो जानते हो एकदम हल्का छोटा ब्रैकेट काटते हैं और इसी के भीतर h आगे जाते हैं और h पीछे आते हैं, और दोनों तरफ चेक करते हैं कि जब h पीछे थे तब से पेन लेके x पे चलते हुए h जब आगे गए तब तक चला है कि रुका है कहीं पे, है ना। अगर नहीं रुका है तो फलन का मान समान आएगा, रुका है तो फलन का मान डिफरेंट आएगा। और यही बात जो है हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे x है, तो अगर हम बाएं साइड आए तो बाएं यानी लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और जब दाएं जाते हैं तो दायां यानी राइट, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। ये 2 बातें निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। उसके साथ ही साथ ये फलन ऑफ x भी निकालते हैं। अगर तीनों पे फंक्शन इक्वल हो गया तो हम लोग बोलेंगे जो छोटा सा अंतराल लिए हैं इस छोटे से अंतराल में चल गया। जैसे कि हम वही घर बनाए थे ना, ऐसा घर बनाए थे, तो इस घर में बोले थे कि जैसे इसका अवकलन करोगे तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, एक एक ईंटा मिल जाएगा। अगर हम एक ईंट भी निकाल लिए तो वैसा तो इसमें कितने ईंट लगा होगा, हजारों लाखों ईंटें लगी होंगी, है कि नहीं। ये तो छोटा सा है, झोपड़ी है, मान लो कि बड़ा महल होता तो उसमें हजारों लाखों ईंटें लगी होती, सारे तो ईंटों से ही बनी होती।
तो क्या एक ईंट ऐसा होता, दूसरा ईंट ऐसा होता, तीसरा ईंट ऐसा होता? नहीं ना, सभी के सभी ऐसे ही होते। तो अगर हम एक के बारे में जान गए तो हम मान लेते हैं कि सभी के बारे में जान गए कि जितने भी ईंटें लगी होंगी सब के सब ऐसे ही लगी होंगी, है कि नहीं? वही चीज डिस्कशन यहाँ भी करते हैं। जब हम छोटे से अंतराल में चेक कर लेते हैं कि पेन नहीं उठा है तो हम मान लेते हैं कि जहां से फलन आया है और जहां तक फलन गया है पेन नहीं उठा है ना, तो फलन कंटिन्यूअस है। तो हम आज कोई भी जो है जैसे फर्स्ट टाइम कराया जाता है वैसे नहीं कराएंगे, बस आपको जैसे बोले हैं माइंड रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश दबाते रहो, है ना, रिफ्रेश, ताकि सारा माइंड पे आगे आता रहे। क्लियर है? चलो, तो अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो एक वर्ड में फॉर्मूला कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है बताओ जरा। कंटिन्यूटी के लिए फॉर्मूला, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन एट एक्स बोल सकते हैं इक्वल कर दे राइट हैंड लिमिट के तो फलन क्या हो जाता है, सातत्य हो जाता है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट को फॉर्मूला की तरह लिखना चाहें तो ये लिखा जाता है ऐसे। कैसे बाबू? सबसे पहली बात की लिमिट लगाना है और लिमिट उस x पे लगाना है जिस पे हमको चेक करना है, और वो x कहाँ बिलोंग करेगा, कहीं भी c पर। c कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हमको फंक्शन दे देगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच कीजिए। बहुत सारा प्रश्न ऐसे देखोगे, है ना। तो ये x बराबर 2 क्या है, x टेंडिंग टू c है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में जाना है तो c से थोड़ा सा पीछे आएंगे, क्या होगा, थोड़ा पीछे आएंगे, और यहाँ पे फलन एफ एक्स रखेंगे। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये मैथमेटिकल रूप में है, यहाँ माइनस जरूर लगाना, माइनस लगा दिए तो ये लिखने की जरूरत नहीं। और अगर इसी चीज को अगले स्टेप में क्या करते हैं कि कितना पीछे आए हैं वो बताते हैं। अब उस सी से पीछे आए हैं, कितना पीछे आए जानना पड़ेगा ना। तो अगर हम c बराबर 2 माने थे तो 2 से एकदम हल्का सा पीछे, h कितना पीछे, हल्का सा, वही h यहां पर क्या हो जाता है, घट जाता है, h टेंडिंग टू 0 हो जाता है। बात समझ में? तो ये होता है अपना लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। ये लिखो चाहे ये लिखो, क्लियर, एकदम समझ जाओ, है ना। क्वेश्चन जितने हैं सब इसी पे लगा डालो बैठ के, ठीक है, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन बताने के टाइम गए, है ना। अच्छा, अगर हम दूसरा फंक्शन की बात करें राइट हैंड लिमिट, तो इसको भी लिखेंगे तो ऐसे ही, लिमिट x कहाँ पे जा रहा था, c पे, लेकिन अब राइट में जा रहा है ना, तो कभी भी रियल लाइन पर राइट में पॉजिटिव जाते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव जाते हैं, तो यहां हो जाएगा अपना fx। अगर हम इसकी बात करें c ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा लिमिट, कितना आगे गए हैं तो h आगे गए हैं, इसमें c से कितना पीछे आए हैं, h पीछे आए। जैसे 2 में से पीछे आना है 1 तो कहां पहुंच जाएंगे, वही काम है, अगर पीछे आना है तो घटाएंगे, आगे जाना है तो बढ़ाएंगे। इन दोनों को यदि फंक्शन एट सी के इक्वल कर लिए तो आप लोग क्या बोलोगे भाई, बल्ले बल्ले, है ना, काम हो गया, फलन सतत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फलन सतत नहीं है। क्लियर है? बहुत सारे इस पे बहुत सारे आप प्रश्न बनाए होंगे। चलो अब 4-5 प्रश्न एक साथ लेकर आते हैं। यहाँ पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसमें से जो जो हमको मन करेगा, जो हमें लगता है कि आप लोग नहीं बना सकते, उसको बनाएंगे। क्लियर? बातें समझ में आई? तो ये फॉर्मूला लिख लो। सातत्यता पर आज ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाएंगे हम सभी, ठीक है। चलो भाई एक एक करके प्रश्न हम लिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है, फलन एफ एक्स बराबर, ये जरा ध्यान देना, पहला ही तोप आ गया चलाने के लिए, समझे, है ना, पहला ही तोप है, मार देंगे। जहां ये क्या है भाई, महत्तम
पूर्णांक फलन है। ये क्वेश्चन 100% आपके आने वाले एग्जाम में छपेगा, इतना लिख के रख लो, ठीक है, जरूर आएगा। एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो बताइए, तो फलन एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 3 पर, या एक्स बराबर इनमें से कोई नहीं पर सतत है। इसमें 4 ऑप्शन भी दे दिए किस पे सतत है ये, ठीक है, फलन सतत किस पे है। चलो अब दूसरा प्रश्न लो, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि एफ एक्स बराबर 2x और dx बराबर x स्क्वायर बाई 2 + 1, है ना, है तो निम्न में से कौन सा फलन असतत हो सकता है, असतत हो सकता है। तो ये पहला ऑप्शन आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स, दूसरा ऑप्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स, तीसरा ऑप्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स, और चौथा ऑप्शन आप सभी के लिए है जी एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स को x बराबर 0 पर सततता की जांच कीजिए। ये 3 प्रश्न है, फटाफट लिखो। आने वाले एग्जाम के नजरिए से सारे के सारे प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न, ठीक है, ऐसे ही मान लो, है ना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पे ध्यान दो, फलन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है, एक्स बराबर 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, किस पे फलन सतत है बताना है। क्या 1 पे सतत है, 2 पे सतत है, 3 पे सतत है, कहाँ सतत है। तो बाबू अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाए तो देखो कैसे होता है ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ही समझ लो कि ये जब भी आपको मिले, जैसे कि आपको एफ एक्स बराबर ऐसा मिल जाए x, तो ये कहता क्या है जानते हो, ये घर है। जैसे x भी देख रहे हो, अगर x ऐसे लिख दिया जाए तो लगता है खुला हुआ है ना, बिना कपड़े का है, घर द्वार कुछ नहीं है। यहाँ देखो x को ऐसा लग रहा है कि घर द्वार सब मिल गया है, करोड़पति हो गया। तो ये करोड़पति हो गया है, तो बताओ क्या ये कहीं बाहर घूमेगा, नहीं घूमेगा। वही बात समझना ध्यान से, इस पे समझना, एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, या वाई नहीं कह सकते हैं, इसे एफ एक्स कहते हैं। अगर यहाँ एफ एक्स लिखे हैं तो एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अगर रियल लाइन पे चले, जैसे मान लो एक्स बिलोंग करे ऑल रियल नंबर, क्या बिलोंग करे भाई, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो रियल लाइन पे किधर भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है ना। रियल लाइन पे एक्स एक्सिस में एक्स का कोई भी वैल्यू जा सकता है। एक्स के वैल्यू पर डिपेंड करता है एफ एक्स का वैल्यू, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो बाबू ये कहता क्या है भाई
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उपस्थित कोई भी वैल्यू कभी भी पूर्णांक ही रहेगा, है ना। अगर इसके भीतर आप कोई बिना पूर्णांक फलन रख भी देते हो तो वो इसे जबरदस्ती पूर्णांक बना देगा, जबरदस्ती, समझ रहे हो, फोर्स डाल के पूर्णांक बनाएगा। बनोगे तो बनोगे, है ना, और नहीं तो नहीं रहोगे मेरे घर में। बात समझ में आई? बहुत खड़ूस है। तो अब देखो, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, तो रियल नंबर तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होता है। उसमें इंटीजर भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, सब आते हैं ना। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इस पे रियल नंबर लगा दें 0.5, तो 0.5 इंटीजर तो है नहीं, माने पूर्णांक तो नहीं है ना। अगर हम इस घर में 0.5 बैठा दें तो ये पूर्णांक नहीं है, इसको पूर्णांक की जबरदस्ती बनाता है। अब बनाने के लिए बाएं साइड खींचता है, पॉजिटिव में किधर खींचता है? बाएं साइड। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो किधर हो, खींचेगा किधर? बाएं साइड। क्लियर है? तो अच्छा ये बताओ कि 0.5 का ठीक बायां वाला इंटीजर कौन है? 0.5 का ठीक पीछे वाला इंटीजर देखोगे तो यहाँ पे 0 इंटीजर होता है, और इंटीजर यानी पूर्णांक, तो 0 के बाद पूर्णांक 1 होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इधर आते हैं तो -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है। लेकिन हम ये बीच वाला बैठा दिए तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। तो इसको ये जबरदस्ती पूर्णांक बना देता है। मतलब कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.5 रख भी देते हो तो बाहर निकालोगे तो 0 आएगा, चाहे यहाँ 0.9 ही क्यों ना रख दो, बाहर निकालोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कि अगर हम x एक्सिस पर 0 से लेके 1 तक चले, फिर भी ये सबको खींच के कहाँ लेके चला आएगा? 0 पर लेके चला आएगा। उसके बाद हम बात करें, यहाँ ओपन हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर अगर अंदर 1 बैठाते हैं तो ये बाहर निकाल के भी 1 देगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इंटीजर है। तो मतलब कि जब f(x) 1 था, कब f(x) 1 हुआ? f(x) 1 तभी हुआ जब अंदर 1 था। 1 से पीछे की कोई भी वैल्यू सारे के सारे 0 हो गए, बीच में कोई रुका ही नहीं, है ना। जैसे कि हम यहाँ 0.5 लिए तो 0.5 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 0 खींच के लेके चला है, तो 1 पे आ गए। अब देखो, अगर हम यहाँ 1.1 लिखें तो फिर ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक बनाएगा, घर में खींच के लाएगा, है ना। घर में सब मिल रहा है, बाहर क्या करने जाना है, तो ये घर में खींच के लाएगा तो 1 पे चलाएगा। 1.9 ही क्यों ना हो, बहुत आगे ही क्यों ना निकल गया हो, फिर भी उसको 1 तक लाएगा। इसका मतलब 1 से लेके 2 तक भले कितना दूर तक चले, 2 से पहले यहाँ ओपन रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। 2 से पहले कितना भी चले, सारे की सारी वैल्यू कितना बाहर लेके आएगा? 1। जैसे यहाँ 2 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 2 रखते ही ये 2 पे पहुंच जाएगा। दिख रहा है? ऐसा ही कंसेप्ट ऊपर चलता है, और यही कंसेप्ट नीचे भी चलता है। ये बाएं साइड खींच के लाता है, इधर क्लोज रहता है, उधर ओपन, फिर ये बाएं साइड खींच के लाता है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं वो समझना, कि अगर आपको कहीं भी -1.6 दिखे, कितना दिखे भाई? 1.6, तो इसका बायां वाला खींच के लाना है, ना कि दायां। अब इसमें तो हम लिखे थे 1.9 को 1, लेकिन अगर माइनस हुआ तो बाएं साइड में इसके बाद आता है -2, तो इसमें 2 रहेगा, चाहे यहाँ पे -1.9 ही क्यों ना रहो, ये -2 देगा। बातें समझ में? तो इस ग्राफ में देखो, उधर भी देखो, इधर भी देखो, इस ग्राफ में आपको कहीं भी कंटिन्यूटी दिख रहा है क्या? कंटिन्यूटी कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है। बार बार पेन उठा है, यहाँ तक चला है फिर उठा है, यहाँ तक चला है फिर उठेगा, यहाँ तक चलेगा फिर उठेगा, तो इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। इनमें से किसी पर भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? क्योंकि पेन उठाते हैं। लिखना कैसे आप सभी जानते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना, राइट हैंड लिमिट चेक करना, चेक करके भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। करना कैसे है, ग्राफ से तो समझ लिए, कभी भूलोगे है नहीं, लेकिन इसको जब करोगे आप सभी तो यहाँ लिखना लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू किस पे चलना है? किसी एक को पकड़ लो, 1 को पकड़ लेते हैं, है ना। तो अगर 1 को पकड़ते हैं, 1 माइनस जाना है, ठीक है, तो 1 माइनस जाएंगे तो यहाँ क्या रहेगा? f(x), यहाँ तो f(x) ही रहने वाला है, ठीक है। अगला स्टेप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 ऊपर चलाएगा तो f(1 - h) हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 1 - h। अच्छा ये बताओ
कि h कितना टेंड कर रहा है, 0 को। जब ये 1 माइनस एच इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। ये बताओ कि कितना भी इससे कम कर ले, h कितना टेंड कर रहा है, 0। अगर हम ऐसे कहें कि 1 में से 0.1 घटा लिए तो कितना आएगा ये बता सकते हो? अंदर आपको देखो कितना मिलेगा, 0.9, लेकिन जब आप बाहर जाओगे तो कितना मिलेगा, है ना? समझ में आ रही बात? 1 लाएगा। जब सॉरी गलत हो गया, अगर आप एक में से थोड़ा सा भी कम करते हो, थोड़ा सा भी, अगर हल्का सा भी एक से पीछे हटते हो, यहां देखो, अगर मान लो कि आपको इस एकदम मुहानी पे बैठा दिया गया और पीछे से हल्का से भी अगर धक्का मारेंगे तो कहां जाओगे जानते हो? सीधे यहां गिरोगे, 0 पे। कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी हम कम आते हैं तो ये 0 आता है, आगे 0। अब फिर आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करना है, राइट हैंड लिमिट। उसके लिए फिर वही काम, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है, 1 को ऊपर लेके जाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस एच। अच्छा अब बताओ कि अगर 1 से थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, कितनों आगे जाओगे? 1 से ऊपर उठ पाओगे क्या? वाई एक्सिस में 1 से ऊपर उठ पाओगे? एक्स में कितनों आगे जाओगे, 2 तक अगर नहीं पहुंचे हो तो 1 से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। देखो ये आ गया 0, ये आ गया 1, और जब हम F1 रखेंगे तो ये भी अंडर में 1 आएगा, ये आ गया 1। दिख रहा है? नहीं दिखा? तीसरी बात, ये तो राइट हैंड लिमिट हो गया ना। तीसरा चीज ये भी तो चेक करते हैं 1 पे, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ 1 वैल्यू कितना आएगा, 1। यहाँ देखो राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं इक्वल है, तो अगर कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ तो फलन असतत होता है। ऐसे चेक भी कर सकते हो। आपको ये जो है 2 नंबर में पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, है ना? तो पूछेगा तो जरूर बनाना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में लिखा है कि कौन सा ऐसा फलन है जो असतत हो सकता है, इसमें से ये मिटा दें। कौन सा ऐसा फलन है जो असतत हो सकता है? अब वो देखो, पहले ध्यान से इसको देखना, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना, बस देख के आंसर मारेंगे। यहाँ 2x हो गया, gx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2+1। जरा ध्यान देना, अगर हम दोनों को जोड़ भी दें तो भी कोई अगर दोनों सतत है, सतत तो वैसे भी है, जोड़ भी दे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, फलन सतत ही रहेगा। घटा दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, गुणा कर दें तो भी एक्स ही है ना, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा। फलन असतत कब होता है जानते हो? जब कोई भी वैल्यू लेते हैं, एक्स का कुछ भी लेते हैं, कुछ, है ना, तो एफ एक्स हमें इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, समझे? एक्स कुछ ले लो, एफ एक्स इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए। मिल गया तो फलन असतत हो गया, और अगर नहीं मिला तो फलन सतत हो गया। जोड़ो घटाओ गुणा करो, तीनों में कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भाग देने पर ऐसा हो सकता है। जानते हो कैसे? भाग दे जैसे ही दोगे, यहां देखो हमें लिखा है जी एक्स अपॉन एफ एक्स, है ना, जी एक्स है एक्स स्क्वायर बाई 2+1/2x, यही है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2/4x। अच्छा जैसे ही यहाँ पे x बराबर 0 रखोगे, देखो x बराबर 0 रखते हैं, नीचे 0 हो जाएगा, और जैसे ही हर में 0 हुआ ये फलन असतत हो जाएगा, फलन असतत होगा। कभी असतत होगा जब x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 पर फलन असतत होगा। नहीं तो इसके अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसपे इन तीनों का मान इनफाइनाइट या असतत हो सके। ये भी दुनिया के सारे वैल्यू, x के सारे वैल्यू पे सतत होगा, लेकिन केवल और केवल ये 0 है इसी पे असतत होगा, इसीलिए इसको हम लोग, बात समझ में आई? तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा में तो सततता की जांच ही करनी है x बराबर 0 पर, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, मिटाएं।
ठीक है। ये तीसरा प्रश्न देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स बराबर 0 पर सततता की जांच करनी है। लेकिन एक बात और इसमें कंडीशन लिखा हुआ है कि x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हो गया तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो x बराबर 0 पर जांच करना है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 पर ही जांच करना है। तो हम इसको कैसे सही करेंगे? देखो, इसमें हम लोग इतना कह सकते हैं कि ये फलन अगर हम 0 के अलावा कुछ भी लेते, जैसे 1 लेते, तो 1 लेते समय क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, जरा चेक करके देखो। बस ऐसे ही बता रहे हैं ना, खेल कर खेलते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं 1 पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/1 माइनस एच। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, अगर यहाँ से आप सभी सॉल्व करते हो तो ये फलन सतत आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फलन सतत नहीं मिलेगा। केवल और केवल एक बिंदु ऐसा होगा जिसपे ये फलन सतत होगा, वो है 0। ठीक है, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्लियर है ना? इसकी वैल्यू 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि साइन है, और साइन में x बराबर 0 रखते ही 1/0 साइन इनफाइनाइट होता ही नहीं है ना, -1 से लेकर 1 तक ही होता है। तो इसका आंसर आपका होगा कि x बराबर 0 पर फलन क्या होगा? सतत होगा। क्लियर? चलो, तो ये हो गए आपके सभी सततता के प्रश्न। ठीक है, जितना हो सकता था उतना कराया गया। अब देखो, सततता का एक और बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देना। ऐसा प्रश्न हमें लगता है कि 6-7 साल पूछ चुका है आपको बोर्ड के एग्जाम में, है ना। यहाँ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा क्वेश्चन है 1 एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, हमें सततता की जांच करनी है, सततता की जांच, यही काम करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे जांच भाई। उसके लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक काम करते हैं, यहां ध्यान देना क्वेश्चन पे, x बराबर 0 पे फलन का मान 1 है, वो लिख दिया है। x बराबर 0 पे क्या है? फलन का मान 1 है। और x बराबर जब 0 नहीं है तब फलन का मान इतना है। तो अगर 0 नहीं होगा तो या तो वो 0 से ज्यादा होगा या तो वो 0 से कम होगा, तभी तो वो 0 नहीं होगा। बात समझ में आई? तो बस यही काम करना। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट में जा रहे हैं, मतलब 0 से कम जा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 से कम जा रहे हैं, 0 पर ही चेक करना है। तो 0 से कम जाएंगे तो क्या ये वैल्यू रखेगी कि ये रखेगी? क्योंकि 0 पर ही ये रहता है, कम बेसी कुछ भी हो यही रहेगा। समझ में ही बात? तो इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स जो है वो आपका लिखा जाएगा ऐसे। यहाँ एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट h आएगा जो कि आपको इसमें से घट जाएगा। किसमें से भाई? 0 में से, क्योंकि 0 पर ही चेक करना है। 0 में से घट गया। अब जरा ये बताओ कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ रखी जाएगी, 100% रखी जाएगी, क्योंकि 0 से कम हो रहा है ना। फलन ध्यान दो, 0 से कम हो रहा है, 0 पर ही 1 होता है, कम हो या ज्यादा हो ये होगा। क्लियर? अच्छा, अगर आगे डिस्कशन करें तो सारी चीजें तो इसी तरह लिखने वाली हैं, बस यहाँ पे जो f0 माइनस एच है उसी को इसमें एंटर कराना है धीरे से। देखो, जब x था तो x अपॉन एक्स था, अगर 0 माइनस एक्स होगा, खेल यहाँ पे हुआ है ना, यहीं पे हुआ है। देखो, f के पास x था तो ऐसा फोटो दिख रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था, प्यारा सा, ये आ गया, अभी भी सुंदर बनाना है ना, खूंखार थोड़े बनाना है। तो हमें क्या करेंगे भाई कि वैल्यू को उठा के इस x पे रख देंगे, x पे,
तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 0 माइनस एच अपॉन 0। क्लियर? अच्छा, 0 में से h कम भी जाते हो तो नेगेटिव पाओगे, यही पाएंगे ना, चाहे, या फिर छोड़ो, 0 का कंसेप्ट हटा ही देते हैं, 0 का हम सभी कंसेप्ट हटा ही देते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x है ना, तो 0 नहीं h रहेगा। ठीक है, x की जगह पे हम लोग क्या अपॉइंट कर रहे हैं, h को, मतलब कि वही 0 माइनस एच को। बातें समझ में आई? क्लियर? चलो, तो अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये 0 माइनस एच मॉड में जब ये बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 0 माइनस एच पॉजिटिव एच बन गया, और नीचे वाला माइनस एच बन गया, माइनस एच पहले से ही था। एच से एच गया, जब एच बचा ही नहीं तो ये कहाँ रखा जाएगा? कहीं नहीं, अपने घर चला जाएगा चुपचाप। यहाँ वैल्यू कितना बचा? -1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, अगर आगे इसी तरह हम लोग राइट हैंड और लिमिट की चेक करते हैं तो उस समय क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f। बड़ा आसान है ना, 3 स्टेप बस आपको याद रखना है, उसके बाद तो चलते चला जाएगा। अगला स्टेप आपको ये करना है, इस x को, ये जो 0 प्लस है, धीरे से उठा के इस पे एंटर करा देना है और एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाना है जो 0 को टेंड करे। यहाँ हो जाएगा 0 प्लस एच। ठीक है, अगर आगे बात करें तो ये बनाएगा अपना कितना, अब बस यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दो जैसे ऊपर रखे हो। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर हो गया 0 प्लस एच मॉड में, नीचे हो गया 0 प्लस एच खुले में। अच्छा, प्लस में है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस को भी प्लस बना देता है और प्लस को प्लस ही रखता है, माइनस थोड़े बना देता है, समझे? तो प्लस को प्लस ही रखता है। तो अगर ये हो गया h अपॉन एच, तो हम लोग लिखेंगे इसे लिमिट h टेंडिंग टू 0, h अपॉन एच कट गया, वैल्यू आगे 1। क्या ये फलन सतत है 0 पे? लेफ्ट हैंड लिमिट अपना आया -1 और राइट हैंड लिमिट अपना आया कितना? +1, तो ये फलन सतत नहीं है, यही से चेक हो गया। अब हमें f1 निकालने की जरूरत ही नहीं, वैसे भी f0 का मान 1 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वो डायरेक्ट लिख दिया। मतलब हम कहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन एट 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर 0 पर असतत फलन है। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जामिनेशन में, आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं समझे? चलो, तो फटाक से इसे बना लो। बचे सततता के 1-2 और प्रश्न जो कि एग्जाम में थोड़ा थोड़ा चांस है पूछने का। ठीक है, नहीं तो अवकलनीयता में से तो इस बार आपके प्रश्न आने वाला है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी अवकलनीयता को अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, अवकलनीयता का कुछ कहीं है ही नहीं, है ना। बस 2 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, देखोगे तो वो भी 5.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एक हम कराएंगे, है ना, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो भाई अब देखते हैं एक और प्रश्न। अब देखो, सततता का 2-3 हम लिख दे रहे हैं, बस आप सभी अपने से बनाओगे। ठीक है, टारगेट है 10-12 क्वेश्चन आपको दे, ठीक है, इस लेक्चर में 10 से 12 या 20 क्वेश्चन तक, है ना, दें आपको। क्लियर? चलो, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको एज अ होमवर्क उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, मान लो ये 5वां है आज का 5वां प्रश्न। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए के लिए x बराबर a पर सातत्यता का परीक्षण कीजिए। छठा नंबर, यदि एफ एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, यदि x नॉट इक्वल टू 2 और 4 यदि x इक्वल टू 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब कि आप लोगों को समझ लो पूरा एग्जामिनेशन टाइप ही चला रहे हैं, है ना। बस ध्यान से क्वेश्चन को सारे बनाना, छोड़ना एक भी नहीं। तो दिखाइए कि फलन f(x) x बराबर 2 पर सतत है। ठीक है, एक और आपको सततता में से प्रश्न आता है, वो पूछता है k का मान, कि फलन यदि सतत है तो k का मान बताइए, वो भी आता है ना। एक प्रश्न उसमें से भी आपको दे रहे हैं, ठीक है, बनाना जरूर। हाँ मिल गया, देखो एक यहाँ देखो लिखा है 7वां नंबर आपका है, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, एक्स नॉट इक्वल टू 4 और k x इक्वल टू 4, इसी k का मान निकालना है। x बराबर 4 पर सतत फलन है, ये साफ साफ लिख दिया कि फलन सतत है। किस पे फलन सतत है, 4 पर, मतलब 100% लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट k, नहीं सॉरी 4, फंक्शन एट 4, तीनों की वैल्यू इक्वल है। और हमको निकालना क्या है, फंक्शन एट 4 बराबर k दिया है, इसी k का मान निकालना है आपको। ठीक है, ये प्रश्न जरूर पूछेगा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। एक इसके बाद अगर आपको सातत्य में से प्रश्न पूछेगा तो 8वां प्रश्न देखो, 5 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन है, वो पूछेगा तो 5 में नंबर में, और अगर नहीं पूछेगा तो नहीं ही पूछेगा। बात समझ में आई, 5 नंबर में पूछ सकता है वो, ये रहा देखो भाई। ये सारे के सारे प्रश्न आपको लगाने ही है, अगर नहीं लग पाते हैं तो फिर हमको बताना, एक नए अगले वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को लगवा दिया जाएगा। क्लियर। वैसे ये सारे प्रश्न हम क्या पढ़ाए हैं ना, एक एक प्रश्न हम आपको पढ़ाए हैं, अगर आपको ना भी आए तो पीछे का वीडियो देख सकते हो। क्लियर, प्रश्न समझ में आ जाएंगे सभी। यह लिखा है 3x 3ax प्लस b, ठीक है, यदि x ग्रेटर देन 1, दूसरा दिया है 11, यदि x इक्वल टू 1, ये इसी पे ध्यान देना। देखो x बराबर 1 पर 11 है, काम खत्म, a और b दोनों का मान निकल जाएगा। 5ax माइनस 2b, 5ax माइनस 2b यदि x लेस देन 1, ठीक है, प्रश्न ये है आपका। तो x बराबर a पर 1 पर फलन सतत है, x बराबर 1 पर फलन सतत है, ठीक है, वो खुद ही बता दिया सतत है। तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है ना। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपको 1 2 3 और 4 प्रश्न सततता में से दिए, ये आपको जरूर बनाना। ठीक, चलो अब एक तो क्योंकि एनसीईआरटी अवकलनीयता को बड़ा सीमित कर दिया है, बहुत ज्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, और हमें लगता है कि बोर्ड में पूछेगा भी नहीं। एक भी प्रश्न आ जाए तो समझ लो बहुत बड़ी चीज है, और अगर नहीं भी आता है तो कोई क्या प्रॉब्लम, पढ़ लो, हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक एक आध प्रश्न बता देते हैं, उसका कैसे चेक करते हैं वो बता देते हैं, उसके बाद से आपको क्वेश्चन बनाने हैं उसके। देखो कोई भी फलन अगर अवकलनीय होगा तभी उसका अवकलन होगा, ये हम कम से कम कितनी बार, 2-3 बार तो आज ही बता दिए। तो अवकलनीय होने के लिए फलन का चेक करना कैसे चेक करते हैं, ये देखो
ये कोई निर्देशांक ज्यामिति, इसमें ये फलन कोई गया, मान लो यही फलन है, ठीक है। ऐसा ग्राफ होता है, बहुत सारे फलनों का ग्राफ। तो अगर हमें इसकी सततता की अवकलनीयता की जांच करनी है तो जानते हो कैसे करते हैं, इस पे एक स्पर्श रेखा गिराते हैं ऐसा, ठीक है। और ऐसा हम ऐसा ही काम हम लोग करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग में भी, बहुत सारे प्रवणता निकालने के लिए, याद है, चाहे वो स्पर्श रेखा की ढाल हो, चाहे वो इस पर नॉर्मल की ढाल, नॉर्मल अभिलंब की ढाल हो, है ना, ऐसे निकालने के लिए करता है। अब क्या होता है इस पे कि कोई एक फलन जिसपे स्पर्श कर रहा है एफ सी पे, है ना, उस फलन पे, और उससे थोड़ा सा पहले एफ सी माइनस एच पे, और थोड़ा सा आगे एफ सी प्लस एच पे, तीनों पे फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी का चेक किया जाता है, मतलब स्पर्श रेखा की जांच की जाती है। समझ में आई बात। तो इससे क्या पता चलता है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहे कि अगर कोई फलन डिफरेंशियबल है तो वो थोड़ा सा पीछे आएंगे तभी डिफरेंशियबल होगा, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। और डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन क्या है वो जानो। तो जान लो कि क्या हम बोल रहे थे कि अगर कोई फलन है, अगर वो अवकलनीय दिखाना है, ठीक है, तो अवकलनीय दिखाने के लिए सबसे पहली बात, जैसे कि हम सभी आगे का पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आगे को लेकर पीछे का समझते हैं, है ना, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर एफ एक्स है का अवकलन करना है, ठीक है, तो हम लोग इसको कितने तरीके से लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना, देखते हो कि नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं एफ डैश एक्स, ये हो गया अपना एफ एक्स का अवकलन, हो गया ना। तो ये एफ एक्स का अवकलन हम लोग जब जानते थे कि डी बाई डी एक्स करते हैं तो कैसे कैसे होता है, सारा फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। लेकिन अगर मान लो कि अभी नहीं याद है, अभी तो हम बताए नहीं तो इसलिए अभी नहीं याद है, तो उस समय इसको निकालने के लिए तरीका दिया गया था कि आप एक बार एफ एक्स निकालो, ठीक है, और जिस बिंदु पे निकाल रहे हो, मान लो कि सी पर निकाल रहे हो, कोई भी कांस्टेंट सी वैल्यू, तो एक बार एफ एक्स निकालो, फिर एक बार एफ सी निकालो, एक बार फंक्शन एट एक्स, एक बार फंक्शन एट सी, और उसको डिवाइड कर दो किससे, एक्स माइनस सी से। तो अगर ये भी कर लेते हो काम तो ये फंक्शन का अवकलन ही होता है, समझ रहे हो। मतलब अगर फंक्शन का अवकलन हम चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कैसे करना है फलन का अवकलन डी बाई डी एक्स और एफ एक्स में क्या क्या हो सकता है, और कोई बीजगणित वैल्यू हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, बहुत सारे वैल्यू है ना जो कि इस पे रहते हैं, आप लोग भी पढ़े हो। तो या तो ये करो तो भी आपका आंसर यही आएगा जो वहां से आएगा, एफ डैश सी, यहाँ से भी एफ डैश सी आएगा और यहाँ से भी एफ डैश सी आएगा। लेकिन ये तब करते हैं जब हम ये पढ़े नहीं होते, जब ये पढ़ लेते हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, इसीलिए एनसीईआरटी में इसे एकदम नगण्य बना दिया गया, एकदम जीरो हो गया, कहीं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। कहीं भी आपको ये नहीं बताया गया है कि फलन अवकलनीय कैसे होता है, तो वो जान लो। फलन अवकलनीय होने के लिए हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल करना पड़ता है। डेरिवेटिव क्या है, अवकलन, है ना, अवकलज हिंदी में बोलते हैं अवकलज। तो हमें बाएं हाथ के अवकलज को दाएं हाथ के अवकलज के बराबर करना पड़ता है, समझ में। और अगर बाएं हाथ के अवकलज की बात करें तो ये फॉर्मूला बस जान लो, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी जान लो, है ना। लिमिट एक्स बाएं हाथ में आते हैं तो सॉरी एच पर ले लिया ना, तो एच पर ही लेते हैं। एच पर हो जाएगा आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू जिस पे चेक करना है, सी माइनस एच इंटू माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच करना। आप सभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड में माइनस एच, ठीक है, याद रखना है इस बात को, एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। और वही काम अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव में करना है तो उस समय काम क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच। इतना काम तो हम लोग कंटिन्यूटी में भी करते थे, इतना और इतना, इसमें बढ़ कितना जाता है, बस ये एफ सी अपॉन एच, ठीक है, इतने का बस बढ़ा लो। अगर ये दोनों इक्वल आ गए किसी भी वैल्यू, जहां सी क्या भी कोई भी कांस्टेंट है, एक्स बराबर सी पर अवकलनीयता की जांच है। बात समझ में आई कि नहीं आई, एकदम सिंपल सी लॉजिक है कि जैसे आप लोग अवकलन का सततता अभी चेक किए हो ना, वैसे ही अवकलनीयता भी चेक कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हाई फाई फॉर्मूला यूज होता है, उसमें हम लोग इतना करते थे
याद है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये काम और राइट हैंड लिमिट में ये वाला, ये तो लिमिट दोनों के साथ रहता था। बढ़ कितना गया, बस ये पोर्शन, बस इतना बढ़ाना है आपको, काम हो गया। अगर इतना से बढ़ा लेते हो, अगर क्वेश्चन बना लेते हो, वेरी गुड, है ना, बातें समझ में, बस वैल्यू रखना है और समझ जाना है। क्लियर है? तो ये होता है भाई अवकलनीयता के बारे में डिस्कशन। सततता आप सभी पढ़े लिए, अवकलनीयता के बारे में डिस्कशन होता है। इस पर एक क्वेश्चन जो महत्तम पूर्णांक फलन पे आता है वो ऐसा आता है, देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला। वो क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर यही वाला एक्स है जो पहले बताए थे, जहां एक्स क्या है भाई, जहां एक्स महत्तम पूर्णांक फलन है। तो बताइए x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। क्वेश्चन देखो, अवकलनीयता की जांच कीजिए। अवकलनीयता की जांच, x क्या है बाबू, ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लियर? तो हमें चेक करना है x बराबर 1 पर अवकलनीयता। तो एक बात जान लो, हम इस पर सततता चेक किए थे ना, तो 0 पर आया था, नहीं 1 पर आया था, नहीं 2 पर आया था, मतलब सतत नहीं आया था। तो एक चीज है कि अगर कोई फलन सतत नहीं है तो समझ जाओ कि वो फलन अवकलनीय भी नहीं है। क्योंकि देखो, अगर फलन सतत नहीं होगा तो इसमें सततता की ही तो काम है, इतना देखो, है कि नहीं, बढ़ यही पोर्शन रहा है। तो अगर यही दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इतना बढ़ने के बाद कैसे इक्वल हो जाएगा, संभव ही नहीं है। तो यदि कोई फलन सतत नहीं है तो वह फलन अवकलनीय कभी नहीं हो सकता, समझ में आए। लेकिन यदि कोई फलन अवकलनीय है तो वो फलन सतत 100% होगा ही होगा, समझ में आई? क्लियर है ना? फलन सतत है तो वो अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर कोई गारंटी नहीं है कि भाई फलन अवकलनीय हो ही जाएगा, लेकिन अगर सतत है तो। लेकिन अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो सतत 100% होगा, समझ में आई बात? और सतत नहीं है तो अवकलनीय होगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। कैसे जांच करेंगे? वही काम बाबू, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? चलो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो वहां पे फॉर्मूला लिखे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। जरा चेक करते हैं, हमें c कितना लेना है, 1 लेना है। तो हम लोग इसी फॉर्म को इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन एट c की जगह 1 रखो क्योंकि 1 के आसपास खेल करना है, 1 माइनस एफ f1 अपॉन माइनस एच। कितना क्लियर? अभी जरा ध्यान दो, अगर हम इसको उठा के इस पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, बताना जरा। ये पोर्शन तो अभी सततता में किए थे, जिसको जिसको समझ में आया होगा वो ये बता सकता है कि 1 माइनस एच जैसे ही इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आएगा तो कितना हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर 1 माइनस एच 1 में से थोड़ा सा भी घटा दे और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रख दे तो वो कितना आएगा, f1 पे कितना आएगा, अपॉन माइनस एच, 0 आएगा, है ना? कितना आएगा, 0। क्लियर? अच्छा, तो ये अपनी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 में से अगर थोड़ा सा भी घटा ले तो वो हो जाता है 0, 1 रखें तो ये तो 1 ही रहने वाला है, अपॉन माइनस एच हो जाएगा। क्लियर है इतना पोर्शन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसके बाद इसको चेक करते हैं, तो फिर आगे क्या होगा देखो जरा। जैसे ही h को यहाँ वैल्यू रखेंगे, जानते हो कितना हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 कर रहा है, वैसे तो ये माइनस से माइनस कट जाने वाला है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन h रखते ही इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट हुआ तो हम पहले ही बोले थे कि फलन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट यानी अपरिमित, अपरिमित यानी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अगर कुछ पता ही नहीं है तो फलन अवकलनीय है कि नहीं है, सतत है कि नहीं है, कैसे पता, कभी नहीं। क्लियर है? तो इसी तरह हम लोग जांच करेंगे। ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना और निकाल के जांच करना, फलन अवकलनीय नहीं होगा, है ना?
तो इतनी बातें थी फलन के सततता और अवकलनीयता होने पे। क्लियर है? बस। और दो चीजें बताए हैं, वो याद रखना कि अगर फलन सतत है तो वो अवकलनीय होगा कि नहीं होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन यदि फलन अवकलनीय है तो वो फलन सतत 100% होगा। ये दो थ्योरम है इसमें, वो दो थ्योरम आप लोग सॉल्व करना, प्रूव करना, एक बार देख लेना, एग्जाम से पहले आता नहीं है, बस समझने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम सभी अगले लेक्चर में।